हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ये चैप्टर 11 है क्लास 11th का। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखो, और उससे पहले जितने वीडियोज़ आए हैं उन वीडियोज़ में हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखे तो बच्चों आप उन वीडियोज़ को देखो, फिर आपको ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। बच्चों आपको पता है कि जो सोइल है वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर होता है प्लांट्स के लिए। तो उसके पास में सोइल में ही पानी है, तो प्लांट्स सोइल से ही पानी एब्जॉर्ब करते हैं और कोई मीडियम नहीं है इसके अलावा। तो उसका मैकेनिज्म क्या है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। अब कोई ये पूछा कि सोइल में पानी कहाँ से आया, तो उसका आंसर आप दोगे कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर है अर्थ पे वो क्या है बच्चों, रेनफॉल। आपको पता है कि रेनफॉल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब रेनफॉल से क्या सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है सोइल के अंदर, तो इसका आंसर होगा नो, नहीं सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। कुछ पानी फ्लो करता रहता है, जैसे रिवर्स की फॉर्म में हो गया, और फिर रिवर्स जाकर के ओशन में मिल जाती हैं, या फिर वाटर बॉडीज में जो पानी रहता है तो वो सोइल में नहीं जाता, वो सोइल की सरफेस पे रहता है। तो उसको हम बोलेंगे रन ऑफ वाटर। जो फ्लो करता रहता है उसको बोलेंगे हम रन ऑफ वाटर, जो वहाँ से चला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट वो क्या है, जो एब्जॉर्ब हो गया है। मेनली प्लांट्स के पास में कौन सा रहेगा, एब्जॉर्ब्ड इन सोइल। तो प्लांट्स के पास में जो अवेलेबल वाटर है वो है बच्चों एब्जॉर्ब्ड इन सोइल। जो होता है वो पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या उसमें से भी सारा पानी प्लांट ले सकते हैं? अब क्वेश्चन ये उठता है क्या उसमें से सारा पानी प्लांट ले सकते हैं। अब इसका आंसर जाएगा कुछ पानी ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। अब लेने वाला पानी कौन सा है, जैसे कैपिलरी वाटर। बच्चों कौन सा, कैपिलरी वाटर, जो कि एब्जॉर्ब हाउस में से कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरी वाटर कौन सा है, जो सोयल पार्टिकल्स के बीच में फ्रीली जो स्पेस रहता है और अवेलेबल होता है पानी, उसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर। मीन्स कैपिलरीज के बीच में जो रहता है, वहाँ पे जो फ्री स्पेस रहता है उसके बीच में जो फ्रीली अवेलेबल वाटर है उसको बोलेंगे कैपिलरी वाटर। और ये वाटर जो है अवेलेबल रहता है प्लांट को, तो इसलिए इसका लिए हमने नाम यूज़ किया है क्रिशार्ड। क्या यूज़ किया बच्चों, क्रिशार्ड वर्ड हम यूज़ करते हैं अवेलेबल वाटर टू द प्लांट्स। और ये कैपिलरी वाटर कहलाता है क्योंकि कैपिलरीज की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो अवेलेबल वाटर है उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे बच्चों क्रिशार्ड। क्रिशार्ड वो वाटर है, वो वाटर क्वान्टिटी है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टाइप कौन सा है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वो वाटर है जो वाटर सोइल के पार्टिकल्स के ऊपर थिन फिल्म की फॉर्म में बाउंड रहता है। अगर ये बाउंड रहेगा तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है बच्चों, ये टाइटली बाउंड रहेगा वहाँ पे और थिन फिल्म की फॉर्म में रहेगा, तो इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मगर ऐसा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि ये बाउंड रहता है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है प्लांट जनरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बाउंड होता है वहाँ पे। थर्ड टाइप बच्चों जो है ग्रेविटेशनल वाटर, जो वाटर जल्दी से वाटर टेबल की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है सोइल के अंदर से, तो वो पानी क्या है वाटर टेबल पे पहुंच जाएगा। तो मगर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट इतनी डीप नहीं होती हैं जो कि वाटर टेबल तक पहुंच जाएं, तो इसलिए वो पानी भी जनरली अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो वाटर टेबल पे पानी अवेलेबल है, आपको पता है बच्चों, अगर उसको इरीगेशन के लिए यूज़ करना तो हमें पंप लगाना पड़ता है, पंप के द्वारा एनर्जी देते हैं, फिर उस पानी को हम वहाँ से पुल कर पाते हैं। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो भी प्लांट्स जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसकी जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए उस रूट्स की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है इम्बेडेड सोइल के अंदर। तो इस वजह से प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ग्रेविटेशनल वाटर को, तो ये वाटर भी अनअवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बच्चों और ग्रेविटेशनल वाटर दोनों ही अनअवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। तो जो अनअवेलेबल पानी होता है उसके लिए बच्चों एक टर्म यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं इकार्ड। उसके लिए क्या बोलते हैं, इकार्ड। तो इकार्ड टर्म क्या है कि जो अनअवेलेबल वाटर है प्लांट्स के लिए, जो कि अब्जॉर्ब तो हो गया सोइल में बट अनअवेलेबल है, उसको बोलेंगे इकार्ड। ओवरऑल इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारे लिए बन जाएगा बच्चों होलार्ड। होलार्ड वो था जो पानी ओवरऑल सोइल में अब्जॉर्ब हुआ था, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं होलार्ड। अब होलार्ड में से इकार्ड तो जो है अवेलेबल वाटर टू द प्लांट्स उसको बोलते हैं, और जो अनअवेलेबल वाटर टू द प्लांट उसके लिए हम बच्चों बोलते हैं इकार्ड। तो यहाँ पे आपने तीन टर्म पढ़ी, होलार्ड और जितना भी ओवरऑल अवेलेबल वाटर था वो, मगर उसमें से भी जो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो क्रिशार्ड, और जो सेकंड टाइप है जो अवेलेबल नहीं है अनअवेलेबल है उसको बोलेंगे हम इकार्ड। तो आपने ये पढ़ लिया है, तो कैपिलरी वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या है इसके बारे में ये पढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू द प्लांट्स।
अब ये हम पता है कि रूट्स ही तो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि सोइल के कॉन्टैक्ट में रूट ही तो है प्लांट का पार्ट जो कि कॉन्टैक्ट में रहता है। तो इसलिए रूट का काम यही है कि वो सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो इसलिए रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू प्लांट्स। जो प्लांट्स में पानी आता है वो रूट्स ही एब्जॉर्ब करती हैं, उसी के द्वारा आता है। ऑब्वियसली दैट इज़ वाई वी अप्लाई वाटर टू द सोइल नॉट ऑन द लीव्स। इसलिए हम जो पानी देते हैं, वो बच्चे जो वाटरिंग करते हैं, आपने देखा भी होगा जनरली, आपने फील्ड्स में देखा होगा जहाँ पे क्रॉप ग्रो करते हैं, उसके अलावा गार्डन में देखा होगा, या घर के किचन गार्डन जो है उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब हम पानी करते हैं, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो हम सोइल में पानी ऐड करते हैं, ना कि उसकी लीव्स को डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो लीव्स में भी है पानी की, बट हम वहाँ पे पानी सोइल में एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि रूट्स जो हैं वो सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं पानी। लीफ डायरेक्टली पानी नहीं ले सकते, वो हमारी तरह एनिमल्स की तरह पानी नहीं पी सकते, तो इसलिए हमें पानी सोइल में ऐड करना पड़ता है प्लांट को पानी पिलाने के लिए। तो सोइल एक मीडियम है जिसके द्वारा पानी हम प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसलिए हम पानी सोइल में ऐड करते हैं और रूट्स वहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं उस पानी को, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन of water and minerals is more specifically, तो responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of root hairs that are present in millions at the tips of the roots। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर और मिनरल को सोइल के अंदर से एब्जॉर्ब करना। क्या करना बच्चों, सोइल के अंदर से एब्जॉर्ब करना। और रूट हेयर्स जो है इनकी संख्या मिलियंस में रहती है, बहुत ही ज़्यादा नंबर में है, तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है रूट के जो टिप हैं वहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर्स जो हैं उनकी मेन फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्योंकि देखो पानी एब्जॉर्ब होगा, और अगर पानी में मिनरल्स भी डिजॉल्व रहेंगे तो वो साथ में वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए रूट हेयर्स जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है बच्चों। तो इसलिए वहाँ से सोइल से रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यही उनकी मेन फंक्शन होता है। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड स्लेंडर एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब रूट हेयर कैसे बच्चे, तक ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, थिन वॉल्ड, इनकी वॉल कंपैरेटिवली थोड़ी थिन रहती है, क्योंकि इनको पता है कि एब्जॉर्प्शन करना है, तो इसलिए वॉल जो है थिन होगी, तो वहाँ पे परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सिलेंडर मतलब जिनकी थिकनेस कम है, स्लेंडर मतलब जिनकी थिकनेस कम है, डायमीटर कम है, ठीक है, समझ गए ना ये चीज़, जिनकी डायमीटर कम है तो उसको बोलेंगे सिलेंडर। एक्सटेंशन है, किसके एक्सटेंशन है, ये बात याद रखना, एपिडर्मल सेल्स के। रूट एपिडर्मल सेल्स के क्या है, ये एक्सटेंशन है, मतलब एपिडर्मल सेल एक्सटेंड कर जाती हैं फर्दर, और वही बन जाती हैं रूट हेयर्स। तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, स्लेंडर होते हैं, जिनका डायमीटर कम होता है, ठीक है, थिकनेस कम होती है, और ये कैसे हैं, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। और ये ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया, जितने ज़्यादा ये नंबर में होंगे उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा प्लांट का। तो इसलिए अगर वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा, वाटर और मिनरल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा वो प्लांट रूट्स के द्वारा। तो इसलिए रूट हेयर्स मेनली क्या है बच्चों, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड along with mineral solutes and by the root hairs purely by diffusion। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों, जो कि वाटर है वो मिनरल सॉलिड्स के साथ में रूट हेयर्स के साथ एब्जॉर्ब होता है मेनली बाई डिफ्यूजन। क्यों, देखो सोइल में पानी है, सोइल में पानी है, और जो वाटर का रूट हेयर्स है उसके अंदर पानी की कमी है, तो बाहर पानी ज़्यादा है, तो मतलब बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसलिए वहाँ पे वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट हो गया। और वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट है तो इसका मतलब पानी का मूवमेंट क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब हाई वाटर पोटेंशियल सोइल में है, रो जो है रूट के अंदर लो वाटर पोटेंशियल है, तो इसलिए पानी का मूवमेंट क्या होगा बच्चों, डाउन द ग्रेडियंट होगा, और इसको हम बोलेंगे, हम डिफ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि ये ऑस्मोसिस है। पानी का मूवमेंट जब हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू तो ये ऑस्मोसिस होगा, तो ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात हो रही है बच्चों, और ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पे जब पानी का मूवमेंट होगा सोइल के अंदर से रूट के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसी को यहाँ पे डिफ्यूजन के नाम से बताया है, क्योंकि ऑस्मोसिस इज दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन, और पानी का होता है तो इसलिए हम उसको स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और ये डाउन द ग्रेडियंट हो रहा है, और ये प्योरली डिफ्यूजन है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। ये आप पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो मैं आई बटन में लगा भी दूंगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में, आप उन वीडियोज़ को देख लो साथ में, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस,
ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, सोयल से रूट हेयर के द्वारा जो है पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये शॉर्ट डिस्टेंस ही है, जस्ट प्लांट बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है। Once water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into the root layers by two distinct pathways। और ये जैसे एब्जॉर्ब होता है उसके बाद में दो पाथवेज के द्वारा ये अंदर मूव करता है प्लांट बॉडी के अंदर। तो वो कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। पहला है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होगा बच्चों? एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब ये है कि अगर पानी का मूवमेंट जो है नॉन लिविंग पार्ट से हो रहा है, मतलब नॉन लिविंग पार्ट से हो रहा है, तो जैसे कि हमारे सेल वॉल्स हो गए, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, वहाँ से अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। जैसे कि कहाँ से होगा? वॉल्स के अंदर से, वॉल्स भी नॉन लिविंग होती हैं और साथ में हमारे इंटरसेलुलर स्पेस भी, वहाँ पे कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चलती, तो वहाँ से अगर होगा तो उसको बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। अगर ये लिविंग पार्ट से होगा बच्चों तो उसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। लिविंग पार्ट जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया आपका, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, ये लिविंग पार्ट होता है। और उसके साथ में जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिससे एक सेल से दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहता है, तो वहाँ पर भी आपको सिम्प्लास्ट देखने को मिलता है, तो उसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। तो आपको बच्चों ये याद रखना है, अगर नॉन लिविंग पार्ट से हो रहा है तो एपोप्लास्ट पाथवे, और अगर लिविंग पार्ट से हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। पहले आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपको पता है, जो सोयल है उसी के अंदर पानी है और मिनरल्स हैं। यहाँ पे देखो सोयल है, ठीक है, और सोयल में वाटर भी है और मिनरल्स भी हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट होगा, आपको पता है वो दो तरीके से हो सकता है। कौन सा होगा? एक तो एपोप्लास्ट हो सकता है और एक सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट से होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, ये वाला, ये सिंबल क्या दिखा रहा है? यहाँ पे ये सेल वॉल में एंटर कर रहा है पानी, ये वाला भी क्या दिखा रहा है? सेल वॉल में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको पता है जो कांटेक्ट में रहती है सोयल के रूट की, वो होगी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अगर सेल वॉल में पानी एंटर कर रहा है तो उस पाथवे को हम बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। वैसे भी देखो यहाँ पे एपोप्लास्ट को डार्क कलर से दिखाया बच्चों, एपोप्लास्ट को डार्क कलर से दिखाया गया। यहाँ पे जो एपोप्लास्ट से मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट कैसा होगा? वो नॉन लिविंग पार्ट से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल जैसे हो गया, तो सेल वॉल से ये दिखाया है एपिडर्मिस की सेल वॉल से। उसके अलावा अगर वो पानी का मूवमेंट बच्चों लिविंग पार्ट से हो रहा है, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया जो कि लिविंग पार्ट है, ये वाला क्या दिखा रहा है? ये साइटोप्लाज्म से मूवमेंट को दिखा रहा है बच्चों। तो अगर यहाँ से होगा तो इसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। अगर यहाँ से मूवमेंट होगा इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। तो एपिडर्मिस के अंदर से पानी दोनों तरीके से मूव करता है बच्चों, तो यहाँ पे एपोप्लास्ट से मूव करता है और सिम्प्लास्ट से। देखो यहाँ पे जो लाइट कलर्ड पाथवे दिखा रहा है वो सिम्प्लास्ट को दिखा रहा है बच्चों। लाइट कलर्ड किसको दिखा रहा है? वो सिम्प्लास्ट को दिखा रहा है। तो एपिडर्मिस से दोनों तरीके से पानी मूव करता है, वो एपोप्लास्ट पाथवे से भी और सिम्प्लास्ट पाथवे से भी। फिर आगे देखो पानी आगे जाएगा, नेक्स्ट जो लेयर होगी वो होगी कॉर्टेक्स। नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी बच्चों? आपको याद रखना है, इनका आउटर ऐसे याद रखना, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके इनर साइड में जो है बच्चों वो होगी कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में भी देखो पानी दोनों तरीके से मूव कर रहा है बच्चों। अगर वो सेल वॉल से मूव करेगा तो एपोप्लास्ट, ठीक है, ये भी एपोप्लास्ट। और अगर पानी का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? अगर लिविंग मैटर से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। जैसे कि यहाँ पे एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जो इंटरसेलुलर कनेक्शन है, अब वो प्लाज्मोडेस्माटा है, तो इंटरसेलुलर कनेक्शन लिविंग से लिविंग जुड़ा हुआ है, तो लिविंग पार्ट से लिविंग जुड़ने के कारण वहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का एक्सटेंशन हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बने हुए हैं, और इसके कारण मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट होगा। ये क्या होगा? सिम्प्लास्ट। फर्दर यहाँ से लिविंग पार्ट से होता हुआ चलेगा कॉर्टेक्स के अंदर से भी। तो कॉर्टेक्स के अंदर भी एपोप्लास्ट पाथवे देखने को मिलता है और सिम्प्लास्ट पाथवे, दोनों तरह के पाथवे हमें देखने को मिले जिसके द्वारा मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। अब नेक्स्ट लेयर जो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट लेयर आती है, आपको याद रखना है इनर टू कॉर्टेक्स, जो कि एंडोडर्मिस है। इनर टू कॉर्टेक्स क्या है? एंडोडर्मिस है। तो इनर साइड ऑफ कॉर्टेक्स में तो आपको पता है एंडोडर्मिस है, और आउटर साइड ऑफ कॉर्टेक्स में है एपिडर्मिस। तो ये बात याद रखना, इनर साइड ऑफ कॉर्टेक्स जो हम बोलते हैं उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, और आउटर साइड ऑफ कॉर्टेक्स इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो अब देखो इनर साइड ऑफ कॉर्टेक्स ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में देखो बच्चों जो एपोप्लास्ट पाथवे था वो ब्लॉक हो गया है। क्यों ब्लॉक हो गया है? यहाँ पे एक लेयर आ गई जिसके वजह से यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। ये लेयर क्या है? वॉल को इम्परमेबल बना रही है। ये क्या कर रही है बच्चों? वॉल को इम्परमेबल बना रही है। किसकी वजह से? कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है बच्चों? कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से।
कैस्पियन स्ट्रिप क्या है, ये सुबेराइज्ड मटेरियल का डिपोजिशन होने की वजह से कैस्पियन स्ट्रिप बन गया। तो वॉल में यहाँ पे कुछ सेल्स में क्या हो गया है कि यहाँ सुबेरिन डिपॉजिट हो गया, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया कैस्पियन स्ट्रिप एनोडर्मिस की सेल्स को, और ये डिपोजिशन होने की वजह से इम्परमेबल बन गई, तो इसलिए एपोप्लास्ट पाथवे अब ब्लॉक हो गया बच्चों। अब जो पानी का मूवमेंट होगा एनोडर्मिस से वो केवल एक ही रास्ता बचा, वो है सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पे एनोडर्मिस के अंदर से पानी का मूवमेंट अब देखो बच्चों सिम्प्लास्ट बन गया है, और ये सिम्प्लास्ट के द्वारा ही आगे फर्दर मूव करेगा। तो इसलिए एनोडर्मिस में आकर के पानी का जो मेजोरिटी ऑफ मूवमेंट है वो सारा का सारा कैसे हो जाता है, जो सिम्प्लास्ट पाथवे से मूव करता है उसके एपोप्लास्ट पाथवे ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप बन जाती है। कैस्पियन स्ट्रिप जो है सुबेराइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो सुबेरिन मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, तो इसलिए उसके डिपोजिशन होने से बच्चों वो आगे मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिम्प्लास्ट के द्वारा मूवमेंट हो पाता है। अब देखो इससे आगे ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए फिर से फर्दर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में एंटर करेगा। तो नेक्स्ट लेयर कौन सी है? पेरिसाइकिल। वो पेरिसाइकिल में भी सिम्प्लास्ट से ही मूव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये केवल कुछ और सोच ही नहीं पाएगा, और अब ये सिम्प्लास्ट से ही मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से सिम्प्लास्ट से ही यहाँ पे आगे फर्दर मूव करने की कोशिश करेगा, और फर्दर मूव करते करते ये बच्चों कहाँ तक पहुँचेगा? फाइनली जो है जाइलम तक पहुँच जाएगा, जो कि वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पे जाइलम जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का रूट से और अपवर्ड मूवमेंट करवा करके उसको एल पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। तो अब ये जाइलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पानी को जो प्लांट बॉडी में एंटर कर गया है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे से तो फाइनली यहाँ पे पहुंच गया है। अब वो उसको ऊपर लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों जाइलम की होगी। तो यहाँ पे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी बच्चों, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे लेयर्स का अरेंजमेंट कैसे है, यहाँ पे ऐसे सपोज आउटर साइड टू इनर साइड अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है, और या फिर इनर टू आउटर साइड अरेंज कैसे हो सकता है, तो ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के बारे में बताना चाहिए, कहाँ पे एपोप्लास्ट हुआ है। जैसे एपिडर्मिस में एपोप्लास्ट से भी होता है, सिम्प्लास्ट से भी होता है, कॉर्टेक्स में एपोप्लास्ट से भी होता है, सिम्प्लास्ट से भी होता है, एंडोडर्मिस में मेनली यहाँ पे सिम्प्लास्टिक बन जाता है, ठीक है, और जो पेरिसाइकिल है उसमें भी सिम्प्लास्ट ही रहता है बच्चों, और फाइनली जाकर के जाइलम में पहुंच जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने चाहिए, नीट के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बोर्ड जो है 11th के पेपर देने हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट के बारे में बताओ। नाउ आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा दी। एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट। ये क्या है कि सिस्टम ऑफ एडजेसेंट, जहाँ पे सेल वॉल से सेल वॉल जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे देखो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से एक दूसरे की सेल वॉल जुड़ी हुई है, ठीक है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस की जुड़ी हुई है बच्चों, और फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल जुड़ी हुई है। तो ये क्या है? ये एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट द कैस्पियन एट द कैस्पियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट्स, ठीक है। फिगर 11.6 में एक ही दिखाया गया। तो इस फिगर में देखो पाथ में हमने पढ़ लिया कि ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट, दिस इज द फिगर 11.6। तो यहाँ पे एपोप्लास्ट में क्या सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल जुड़ी हुई है, सेल्स की जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके सेल वॉल जुड़े रहते हैं, बट कहाँ पे नहीं जुड़े होते? जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है बच्चों। कहाँ पे नहीं जुड़े होते? जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है वहाँ पे जुड़े नहीं होते, और ये एंडोडर्मिस में बनती है, वहाँ पे इनकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आकर के एपोप्लास्ट पाथवे ब्लॉक हो जाता है। The apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cells। आपको पता है कि ये मैंने बताया कि कहाँ से होगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर। ये एक तो क्या होगा इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये नॉन लिविंग पार्ट हो गया, और साथ में वॉल्स भी कैसे नॉन लिविंग, तो वो उन दोनों के थ्रू क्या होगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस ये होगा। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये जब यहाँ से मूवमेंट होता है बच्चों तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है कभी भी। तो एपोप्लास्ट में याद रखना कि इट नेवर क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन को कभी क्रॉस नहीं करता है। दिस मोमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर जिस पॉइंट पे हमें लेकर के जाना है आगे, तो उस पॉइंट पे और जहाँ पे पानी अभी प्रेजेंट है तो उनमें एक ग्रेडियंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। बस जहाँ पे पानी है और जहाँ पे हमें लेकर के जाना वहाँ पानी नहीं है, तो हाँ दोनों के बीच में देखो बच्चों ग्रेडियंट हो गया है। तो ग्रेडियंट के होने की वजह से पानी आगे मूव करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने ग्रेडियंट बाहर देखा कि सोइल में वहाँ पे पानी था
था और रूट्स के हेयर के एपिडर्मल सेल्स में पानी नहीं था, तो पानी क्या हुआ बच्चों, बाहर से पानी अंदर आ गया। क्यों आया? क्योंकि ग्रेडियंट था वहाँ पे किसका, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर का। तो बाहर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर ज़्यादा थी, अंदर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर एपिडर्मल सेल्स के अंदर कम थी, तो इसलिए ग्रेडियंट होने की वजह से पानी का मूवमेंट हो गया डाउन द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, जब भी अंदर भी मूव करेगा तो वो भी ग्रेडियंट के साथ मूव करेगा। अगर आगे पानी नहीं होगा तो फर्दर ही आगे मूव करता चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। एपोप्लास्ट, द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। और यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी किसी तरह का बैरियर नहीं है जहाँ से ये फ्लो कर रहा है एपोप्लास्ट के द्वारा, जैसे कि वॉल्स होगी, इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो यहाँ कोई बैरियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो वाटर का बल्क अमाउंट में होगा। और आपने पढ़ा था कि मास फ्लो क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बल्क अमाउंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ए प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए उन दो पॉइंट्स के बीच में, या उनके बीच में ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी ये मूवमेंट होगा। बट ये लार्ज वॉल्यूम में हो रहा है, तभी हम इसको बोलेंगे मास फ्लो। तो इसलिए एपोप्लास्ट से जो मूवमेंट होता है वाटर का बच्चों, वो मास फ्लो के द्वारा होता है। और यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होने की वजह से इसका रेट भी फास्ट रहता है। एज वाटर इवेपोरेट्स इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस और एटमॉस्फेयर, जैसे कि लीफ में पता है आपको कि वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। टेंशन डेवलप्स इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। तो इसलिए इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे लीफ में पानी लॉस होने के कारण एपोप्लास्ट में जो स्ट्रीम ऑफ वाटर उसमें टेंशन डेवलप होगी। हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और किस कैसे होता है एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, आपको पता है जो लीफ है वहाँ से पानी का लॉस होता है, और पानी की इवेपोरेशन होने की वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर में चले जाने की वजह से तो वहाँ पे पानी की डिमांड बढ़ती है। और पानी देखो जैसे रूट में अब्जॉर्ब हुआ है अभी जो पानी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लीफ में पानी था वो एवेपोरेट होने की वजह से उसने टेंशन डेवलप कर दी। जो पानी जस्ट एंटर किया अभी, तो वहाँ तक वो टेंशन पहुँच जाएगी, और उस पानी को वो ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेगी। वो टेंशन इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो वहाँ तक इफेक्ट डालती है टेंशन। तो मतलब टेंशन जनरेट तो ऊपर हुई है लीफ के अंदर, बट वो टेंशन की जो है इफेक्ट वो रूट के अंदर तक, रूट हेयर के जस्ट एंटर हुआ है पानी वहाँ तक वो होती है। तो इसलिए पानी वहाँ से टेंशन में डेवलप होने के कारण ऊपर चला जाता है। तो बच्चों क्यों चला जाता है, क्योंकि एडेसिव कोहेसिव। कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगी तो उसे बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्सेज। अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल उनके बीच में इंटरेक्शन तो उसको बोलेंगे बच्चों एडहेसिव फोर्सेज। तो ये आप पढ़ोगे, कोहेसिव आप पढ़ भी चुके होगे। कोहेसिव मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन सेम टाइप मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्सेज। अगर ये डिफरेंट टाइप के नेचर मॉलिक्यूल्स को उसको बोलेंगे एडेसिव फोर्सेज। तो यहाँ पे एडेसिव क्यों, देखियो एडेसिव जाइलम और वाटर के बीच में इंटरेक्शन जो वो एडेसिव बन जाएगा, ठीक है। और कोहेसिव क्यों, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन उसको बोलेंगे कोहेसिव। तो ये दोनों फोर्सेज काम करते हैं, इसलिए इसका अपवर्ड मूवमेंट होने के लिए ये टेंशन डेवलप हुआ, ये एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस की हेल्प से मूव करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, ये हम ट्रांसमिशन पुल पढ़ेंगे, जिसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि वाटर कॉलम में एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये जो था आपका एपोप्लास्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम सिम्प्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिम्प्लास्टिक सिस्टम। सिम्प्लास्ट में क्या क्या लिखा है इसको डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। ये आपको पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लिविंग पार्ट से होना है सिम्प्लास्ट में, और अगर लिविंग पार्ट से होना है तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट क्या है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सिम्प्लास्टिक पाथवे और सिस्टम ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। Neighboring cells are connected through cytoplasmic strands that extend through plasmadermata। और जो नेबरिंग सेल्स हैं उनका प्रोटोप्लाज्म भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो एक्सटेंड करते हैं वो कंटिन्यूस वहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, और वो प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू वहाँ से पास होते हैं। तो आपको पता है कि प्लाज्माडेस्माटा क्या है, दो नेबरिंग सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्माडेस्माटा। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरी सेल्स के, नेबरिंग सेल्स के जुड़ जाते हैं, तो ये कनेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रोटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स जो है कॉन्टिन्यूटी में मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम में जितना भी सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे लिविंग पार्ट से लिविंग पार्ट जुड़ा हुआ है, और पानी का मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली लिविंग पार्ट से चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर।
नाउ ड्यूरिंग द सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स। अब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा वाटर क्या हुआ, ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स दे साइटोप्लाज्म, मेनली कहाँ से ट्रेवल करेगा बच्चों, साइटोप्लाज्म से। एंड इंटर सेलुलर मूवमेंट, यहाँ पे जो इंटर सेलुलर मूवमेंट है इस थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अगर पानी जाना है तो वो कहाँ से जाएगा बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं दोनों सेल्स के आपस में, नेबरिंग सेल्स के, तो इसलिए वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक स्पेस बना हुआ है जिस चैनल से वो क्रॉस करके नेक्स्ट नेबरिंग सेल जो होगी उसमें पहुंच जाएगा। तो ये कैसा होगा बच्चों, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। तो इसलिए इंटरसेलुलर मूवमेंट भी जो होता है सिम्प्लास्टिक में वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, आप पढ़ चुके हो सेल बायोलॉजी में प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। वाटर हैज़ टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अगर ये वाटर किससे ये एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन से, हैंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लो। और अगर यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी बच्चों, तो यहाँ पे मूवमेंट स्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे इसलिए स्लो होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर की तरह काम कर रही है, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करने की एक टाइम में, तो इसलिए मूवमेंट क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मूवमेंट जो है मेनली मेम्ब्रेन से क्रॉस होने की वजह से सिम्प्लास्टिक में यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है इन कंपेरिजन टू अगर आप एपोप्लास्ट देखोगे तो वहाँ पे फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ कोई बैरियर नहीं होता है, जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन आने की वजह से बैरियर हो गया था, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट स्लो हो गया। मूवमेंट इज अगेन डाउन, मगर मूवमेंट तो है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ ही, क्योंकि जहाँ से मूव कर रहा है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, और जहाँ जाना है वहाँ पोटेंशियल कम है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी मूवमेंट डाउन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ये दोनों में एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो वो डाउन द ग्रेडियंट ही होता है। सिम्प्लास्टिक पाथ मूवमेंट में बी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगर ये देखो इसका रेट स्लो है तो इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करके इसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम करता है तो वहाँ पे पानी होगा, पानी स्ट्रीम करेगा, तो इसलिए वहाँ पे पानी का मूवमेंट जो है अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा हो रहा है तो उसको हम रेट बढ़ा सकते हैं। तो यही बता रहा है कि कुछ यहाँ पे प्लांट है जिनमें ऐसा देखा गया कि वहाँ पे रेट बढ़ जाता है। रेट क्यों बढ़ता है बच्चों, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होने की वजह से रेट बढ़ाने में हेल्प मिलती है। जैसे कि हाइड्रिला लीफ में यहाँ पे देखा गया है बच्चों, हाइड्रिला लीफ में क्या है कि मैंने देखो यहाँ पे दिखाया है एडजेसेंट सेल्स कनेक्टेड हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो ब्लैक कलर सेल वॉल दिखाया है आपको, और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर सेल मेम्ब्रेन दिखाया है, और एक ब्लू कलर वैक्यूल दिखाया है, और जो ग्रीन कलर है बच्चों वो मैंने क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रिला लीफ में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल के अंदर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है बाउंड्री, जो सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री उसके साथ साथ तो यहाँ पे मूवमेंट करते रहते हैं। अगर वो स्ट्रीम करते रहेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा उसमें हेल्प मिलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कंटेंट स्ट्रीम करेगा तो साथ में पानी भी यहाँ पे स्ट्रीम करेगा, पानी स्ट्रीम करेगा तो पानी का आगे का मूवमेंट जो होगा वो ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो मूवमेंट होगा पानी का वो बच्चों आराम से हो सकता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस स्ट्रीमिंग होने की वजह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, तो इसकी वजह से यहाँ पे पानी का मूवमेंट ऐड हो जाएगा, उसमें मतलब हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है। तो उसका रेट इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ स्ट्रीम हो रहा है। तो हाइड्रिला लीफ में ऐसा देखा गया कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती रहती है और वो रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। ये बात एक नेचुरल सी बात आप समझोगे, जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म अगर मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रेट पे इंक्रीज करेगा, रेट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पानी का मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल्स ऑफ हाइड्रिला लीफ। हाइड्रिला लीफ में साइंटिस्ट ने सब देखा है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज इजिली विजिबल, और ये देख पाए साइंटिस्ट लिविंग सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा है वो है हाइड्रिला लीफ के अंदर। तो आपको याद रखना हाइड्रिला लीफ के अंदर ऐसा देखा गया। अब नाउ नेक्स्ट come to this point, most of the water flow in the roots occurs via the apoplast, ठीक है। क्यों, क्योंकि एपोप्लास्ट में रेट ज़्यादा है तो वहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा, तो रेट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हाई रेट ऑफ मूवमेंट है, तो इसलिए वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो भी ज़्यादा मूव करती है। सिम्प्लास्ट में वॉल्यूम कम रहती है। Since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to the water movement, और ये बात आपको देखो अगर एनाटॉमी पढ़ोगे तो कॉर्टिकल सेल्स लूजली बाउंड है, अगर लूजली पैक्ड है, ठीक है, तो वो वाटर रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होगा, और वाटर रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे पानी का मूवमेंट फास्ट होगा, तो उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा वहाँ पे मूव करेगी, तो इसलिए एपोप्लास्ट से पानी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स में जो है सेल्स जो है लूजली बाउंड है, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए पानी का मूवमेंट वहाँ से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो हाउएवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स
द एंडोडर्मिस इनर बाउंड्री कॉर्टेक्स क्या है, एंडोडर्मिस, क्योंकि मैंने बताया था आउटर बाउंड्री तो कॉर्टेक्स क्या होगी एपिडर्मिस, इनर बाउंड्री होगी एंडोडर्मिस, इन साइड मूव करेंगे। इज इम्परवियस टू द वाटर बिकॉज द बैंड ऑफ सुबेराइज मैट्रिक्स कॉल्ड, यहाँ पे किसका बैंड बन जाता है बच्चों, सुबेरिन मटेरियल का मैट्रिक्स का डिपोजिशन होने की वजह से, तो यहाँ पे सुबेराइज ये बैंड ऑफ सुबेराइज मैट्रिक्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि किसको नाम दिया गया, स्पेशलाइज्ड नाम दिया गया कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे unable to penetrate the layer, so they are directed to the wall regions that are not suberized into the cells proper थ्रू द मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मूवमेंट तो होगा बच्चों, मगर सुबेराइज वाली जो सेल्स होंगी उनसे नहीं होगा, बल्कि उनकी तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा जो सेल्स यहाँ से पैसेज कर सकती हैं, जो उनको पास कर सकती हैं। जो कुछ जो परमेबल सेल होंगी बच्चों एंडोडर्मिस में, वही सेल पानी को आगे फर्दर मूव करवाएंगी, तो इसलिए सारा पानी का मूवमेंट कॉर्टेक्स के बाद में उन परमेबल सेल से ही पास होकर के जाता है, तो इसलिए उनकी तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कैस्पियन स्ट्रिप बनने की वजह से वहाँ पे इम्परमेबल सेल्स बन गई हैं। ठीक है, द वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट, वाटर फाइनली किससे मूव करता है, सिम्प्लास्ट से, एंड अगेन क्रॉसेस द मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ जाइलम, जाइलम की सेल्स तक पहुंच जाता है। देखो बच्चों इस डायग्राम में देखो 11.7 डायग्राम फिगर है, इसमें दिखाया गया है साफ साफ द सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवेज ऑफ वाटर एंड अब्जॉर्प्शन मूवमेंट इन द रूट्स कैसे है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बच्चों आउटर मोस्ट लेयर आपको पता है एपिडर्मिस होती है, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, इसके इनर साइड में आपको पता है इनर साइड में लेयर कौन सी होगी, कॉर्टेक्स होगी, फिर इसके अंदर होगी एंडोडर्मिस होगी। ठीक है, और फिर पेरिसाइकिल होगा, और फिर फाइनली वेस्कुलर बंडल जिसमें हमें जाइलम तक पानी को पहुंचाना है। ठीक है, अब यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है बच्चा एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकिल से, वो दो तरीके से हो सकता है। कौन से देखो, अगर वो नॉन लिविंग पार्ट से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एपोप्लास्टिक पाथवे। द ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया गया एपोप्लास्टिक पाथवे, जैसे कि सेल वॉल से होकर के गुजर रहा हो, इंटरसेलुलर स्पेस से होकर के गुजर रहा है तो उसको बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। और ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये कॉर्टेक्स तक तो जाएगा, एंडोडर्मिस में ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप इम्परमेबल बना देती है इसको, और इम्परमेबल होगी तो सेल्स वहाँ से पानी क्रॉस नहीं करेगा। तो एपोप्लास्टिक पाथवे आपको एपिडर्मिस में देखने को मिलेगा और कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, मगर सिम्प्लास्टिक पाथवे आपको सारी सेल्स में देखने को मिलेगा। देखो सिम्प्लास्टिक पाथवे रेड कलर से दिखाया है बच्चों, सिम्प्लास्टिक पाथवे में एपिडर्मिस से भी क्रॉस कर रहा है, साइटोप्लाज्म से सेल के, और साथ में फिर वो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं उनसे भी अंदर से भी जा रहा है, और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होकर के जा रहा है, और फिर एंडोडर्मिस से। तो आपको पता है कि सिम्प्लास्ट एक ऑप्शन है, जैसे पानी का मूवमेंट होगा तो एंडोडर्मिस से सिम्प्लास्ट से मूव करेगा बच्चों। ये जैसे कि दिखाया है कि रेड वाला यहाँ पे एंडोडर्मिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये पाथवे कैसा होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे होगा बच्चों। ठीक है, और इससे आगे जा रहा है तो ये फाइनली यहाँ पे पेरिसाइकिल को सिम्प्लास्टिक पाथवे से क्रॉस करते हुए फाइनली पहुंच रहा है जाइलम के पास में। ठीक है, तो आगे सिम्प्लास्ट, एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट है और पेरिसाइकिल में भी सिम्प्लास्ट है, पहुंच जाएगा ये जाइलम के पास में। तो फाइनली पानी यहाँ पे पहुंच गया। पानी के साथ साथ आयंस का मूवमेंट होगा, क्योंकि पानी में जो है आयंस डिजोल्व रहेंगे तो वो भी साथ में मूव करते चले जाएंगे, वो एपिडर्मिस को भी क्रॉस करेंगे, एंडोडर्मिस ठीक है तक पहुँचेंगे कॉर्टेक्स को क्रॉस करते हुए, और साथ में फिर वहाँ पे जाइलम को पहुंचने से पहले वो पेरिसाइकिल को भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो पानी पहुंच गया बच्चों यहाँ पे। द मूवमेंट आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। जो मूवमेंट ऑफ वाटर है रूट लेयर के द्वारा अल्टीमेटली कैसा सिम्प्लास्टिक होता है, क्योंकि एंडोडर्मिस में एक ही ऑप्शन है कि वो अब प्लस बंद हो गया तो अब सिम्प्लास्टिक बचा है, जिसके द्वारा वो जितना भी परमेबिलिटी होगी वहाँ पे वो केवल उन सेल्स के साइटोप्लाज्म के द्वारा होकर के मूव कर पाएगा, तो इसलिए परमेबल सेल से पास करेगा, इनको बोलते हैं पैसेज सेल, इनका नाम होता है पैसेज सेल्स। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉलिड्स कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर। ये केवल एक रास्ता सिम्प्लास्टिक जिससे आगे वो मूव कर सकते हैं और वेस्कुलर सिलेंडर जैसे कि जाइलम में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, आगे क्या दिया है, वंस इनसाइड द जाइलम। क्या है, वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स। जैसे ही जाइलम में पहुंच जाएगा तो ये सेल टू सेल के बीच मूवमेंट कर सकता है, एज वेल एज थ्रू देम, उनके बीच उनके अंदर ही भी विद इन द सेल भी कर सकते हैं। तो अगेन वाटर क्या होगा, फ्री हो गया, अब वो सेल टू सेल के बीच मूवमेंट कर सकता है और विद इन द सेल भी कर सकते हैं। इन यंग रूट्स वाटर एंटर्स डायरेक्टली यंग रूट्स में इनटू द जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स
और यंग रूट्स में क्या था बच्चों, देखो वहाँ पे लेयर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है प्रेजेंट यंग रूट्स में, जैसे बनी होती हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो है पानी जो है एंटर करता है जाइलम के ट्रैकेट वेसल्स में। वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है कि मतलब वहाँ पे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और ये पेरिसाइकिल ये सब लेयर्स नहीं दिखती हैं। तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे डायरेक्टली आपको लगता है कि पानी जो यंग रूट जस्ट बनी है तो उनमें पानी सोयल से डायरेक्टली एंटर कर जाता है जाइलम के अंदर, एपिडर्मिस क्रॉस करते हुए चला जाएगा किसमें बच्चों, जाइलम के ट्रैकेट वेसल्स में। तो वहाँ पे यंग रूट्स में आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखता है इतने लेयर्स का। जब मैच्योर हो जाती हैं तब आपको ये दिखती हैं अलग अलग लेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल आपको अलग से दिखेंगी फिर वहाँ पे जाइलम से पहुँचने से पहले। ठीक है, दीज आर नॉन लिविंग कंड्यूट्स। अगर ये नॉन लिविंग कंड्यूट्स हैं, चैनल है ट्रांसपोर्ट के, सो आर द पार्ट्स ऑफ, ये किसके पार्ट रहेंगे बच्चों, ये नॉन लिविंग होने की वजह से ये एपोप्लास्ट के पाथ वे के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इनटू द रूट वेस्कुलर सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का रूट वेस्कुलर सिस्टम में कैसे मूवमेंट होता है वो 11.7 फिगर में दिखाया गया है, जो कि हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, सम प्लांट्स है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बच्चों, इसको भी आपको समझना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सम प्लांट्स एडिशनल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद देम एंड दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, जो कि कुछ स्ट्रक्चर जो कि वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनके साथ में वो पार्ट जो है एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, तो एडिशनल स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया माइक्रोराइजा, एक मशरूम है जो कि ग्रो करती मिलती जनरली फॉरेस्ट वगैरह में देखेंगे तो हम वो प्लांट्स के रूट्स के साथ में से कनेक्शन बना लेती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा रहता है। तो ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक में क्या है, दोनों जितने ऑर्गेनिज्म है जो उनको फायदा हो रहा है दोनों को ही, मतलब एक कोई जो मटेरियल है एक ऑर्गेनिज्म वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को देता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म कुछ मटेरियल जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म उसको देता है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होने की वजह से दोनों को फायदा होता है। तो उस यहाँ पे दोनों के जो है सर्वाइवल बहुत अच्छे से हो जाता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल अब बच्चों माइक्रोराइजा का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। माइक्रोराइजा एक मशरूम है, ठीक है, ये एक मशरूम जो कि ग्रो करती मिलती है फॉरेस्ट के अंदर, इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस, इट इज टाइप ऑफ फंगस विद द रूट सिस्टम। और ये रूट सिस्टम मतलब रूट के साथ ही कनेक्शन बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोराइजा किस पार्ट ऑफ प्लांट के साथ में ये कनेक्शन बनाती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रूट के साथ में कनेक्शन बनाती है प्लांट बॉडी के। अगर किसी प्लांट के आसपास वो मशरूम ग्रो करिए तो वो किस पार्ट से अटैच करेगी, किस पार्ट से कनेक्शन बनाएगी, तो बच्चों वो बनाएगी रूट से, क्योंकि वो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी उस प्लांट के लिए, और उस प्लांट से वो कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड लेगी जो कि वो वहाँ पे खुद नहीं बना पा रही है। तो इसलिए क्या होगा, माइक्रोराइजा जो फंगस है एक तरह की, वो बच्चों प्लांट्स को तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके सोयल से दे देगी, और वहाँ से क्या करेगी, प्लांट से वो एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे कि फूड हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सब वो प्लांट से ले लेगी। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहे थे, ऐसी एसोसिएशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये किस पार्ट ऑफ प्लांट से ये कनेक्शन बनाती है माइक्रोराइजा, ये रूट से बनाती है बच्चों। तो ये रूट्स के साथ कनेक्शन बना करके सर्वाइवल में हेल्प करती है। तो फंगल, ये फंगल क्या करती है, अब देखो यहाँ पे द फंगल फिलामेंट्स बच्चों क्या है, द फंगल फिलामेंट्स फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द यंग रूट एंड और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स। और ये क्या करती हैं, उसके आसपास एक नेटवर्क बनाती हैं, और या फिर उसके रूट सेल के साथ कनेक्शन भी बना लेती हैं। ये क्या करती हैं, कनेक्शन बना लेती हैं, मतलब ये वहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगी। यहाँ पे जो फंगस है वो अपनी रूट्स को स्प्रेड कर देगी वहाँ पे। जो अपनी हाइफीज हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी होती हैं कैसी, ये लॉन्ग फिलामेंटस होती हैं और हाईली ब्रांच होती हैं। ठीक है, लंबी लंबी होती हैं, फिलामेंट की फॉर्म में रहती हैं, और ये हाईली ब्रांच होती हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट की जो रूट होती है उसके साथ में ये साथ में ग्रो करती हैं, और ग्रो करेंगे उसके साथ में कनेक्शन भी बना लेती हैं, मतलब उसके पेनिट्रेट कर लेती हैं साथ में। तो मैंने यहाँ पे बच्चों दिखाया है, मैंने देखो यहाँ पे एक प्लांट दिखाया है, ठीक है, और प्लांट के साथ में मैंने दिखाया कि माइक्रोराइजा एक फंगस है जो कि ग्रो कर रही है। अब देखो इस प्लांट की जो रूट है मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है प्लांट की रूट, और जो यहाँ पे माइक्रोराइजा जो फंगस ग्रो कर रही है उसकी मैंने रेड कलर से दिखाई है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हाइफी जो है यहाँ पे इसको हम हाइफी बोलते हैं। तो ये हाइफी यहाँ पे ग्रो कर रही है इसके रूट के आसपास, और ये यहाँ पे एक नेटवर्क बना रही है। नेटवर्क बना करके साथ में उसकी जो प्लांट की रूट है उसके साथ में कनेक्शन भी बना रही है, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसान हो जाए दोनों के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे ये उसके आसपास नेटवर्क बना लेती हैं, पूरा फैल जाती हैं, और साथ में क्या करती हैं वहाँ पे पेनिट्रेट होकर
करके रूट सेल्स के अंदर ये कनेक्शंस बना लेती हैं। तो ये यहाँ पे डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये माइक्रोराइजा एक मशरूम ग्रो कर रही है फॉरेस्ट के अंदर। मैंने एक प्लांट लिया है तो एक आसपास दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, थी कनेक्शंस कैसे बनाती है, रूट्स और जो प्लांट है उसके रूट्स के साथ में कनेक्शन बनाती है और वहाँ पे मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। दी हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। हाइफी क्या है? हाइफी के पास में बच्चों देखो लार्ज सरफेस एरिया होता है। हाइफी होती है फिलामेंटस और हाईली ब्रांच, हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब mineral ions and water from the soil from a much larger volume of soil that perhaps a root can't do। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो रूट जो है जितने ज़्यादा एरिया से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी वाटर मिनरल्स, मतलब ये और ज़्यादा एरिया में फैल जाएंगी। मतलब ये देखो बच्चों, आप सोच के देखो, जहाँ पे ये जो है प्लांट की रूट जहाँ तक जा रही है वहाँ तक तो अब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर मिनरल को, मगर ये क्या करती हैं, जो हाइफी होती है इनकी इतना बड़ा नेटवर्क बनाती है कि ये सोइल में दूर दूर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं बच्चों, जहाँ तक रूट्स भी नहीं है, तो वहाँ से भी ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर लाती हैं। अगर ये वहाँ तक के वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लाएंगी तो अब प्लांट को ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि ये अगर वहाँ तक के वाटर मिनरल प्लांट को दे पाएंगे तो वाटर को ज़्यादा वाटर और मिनरल मिलेगा प्लांट को। ठीक है, अब ज़्यादा जो खुद से नहीं ले पा रहा था इतना ज़्यादा पानी और मिनरल, तो अब ये काम किसने शुरू किया बच्चों, इस फंगस ने शुरू कर दिया। तो ये फंगस की रूट्स इतनी हाइफी बना लेती हैं, वहाँ पे नेटवर्क बना लेती हैं और ये सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देते हैं कि जो इसका अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पानी का और मिनरल्स का प्लांट के लिए, और प्लांट को अगर वाटर मिनरल ज़्यादा मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए माइक्रोराइजा ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे भी देखा गया कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि जो हाइफी बनती हैं बच्चों वो ज़्यादा दूर तक फैलती हैं और वाटर मिनरल्स को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, तो प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसलिए हाइफी यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। क्यों से? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और लार्जर वॉल्यूम ऑफ सोइल तो को ये कवर कर लेती हैं, जो कि प्लांट रूट्स इतना कवर नहीं कर पाती हैं, इनके हेल्प से ये कर सकते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स इन द टर्न, अगर ये वाटर मिनरल प्रोवाइड करेंगी रूट्स को प्लांट को, ठीक है, तो टर्न द रूट्स प्रोवाइड शुगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और ये क्या करेंगी, जो रूट्स से शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड माइक्रोराइजा खुद ले लेंगी, क्योंकि ये एक्सचेंज कर रही हैं। यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को फायदा हो रहा है। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ऑब्लिगेट मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो ये कुछ प्लांट ऐसे हैं कि माइक्रोराइजा अगर नहीं होगी तब भी वो प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपने वहाँ पे कुछ भी कर दिया मगर माइक्रोराइजा के बिना वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। तो ऑब्लिगेट मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, मतलब नेसेसरी है वो दोनों के लिए। तो इसलिए ऐसे प्लांट की अगर सीड अगर आप बच्चों आप लगा देते हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो फॉर एग्जाम्पल द पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। तो पाइनस का एग्जाम्पल है कि अगर वहाँ पे माइक्रोराइजा नहीं होगा, फंगस वहाँ पे ग्रो नहीं करी होगी, तो ये इसके सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने मान लो सब कुछ वहाँ पे जितना भी था वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की, सब कुछ दे दिया आपने, बट आपने सोइल में वहाँ पे ये चेक नहीं किया कि वहाँ माइक्रोराइजा है नहीं और अपने पाइनस सीड लगा दिए बच्चों, तो पाइनस सीड ग्रो नहीं करेंगे, वहाँ पे फेल हो जाएंगे वो ग्रो करते करते। क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन बंद हो जाएगा। रीज़न क्या होगा कि माइक्रोराइजा नहीं है, क्योंकि माइक्रोराइजा जो है उसकी वहाँ पे रूट्स को हेल्प करता है प्लांट की, जब वहाँ पे जर्मिनेशन होता है तो रूट्स को जो है वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो बिना माइक्रोराइजा की प्रेजेंस के सोइल में आप पाइनस सीड ग्रो नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने कहीं पे ऐसी जगह जाकर के अगर पाइनस सीड लगा दिया जहाँ पे माइक्रोराइजा है ही नहीं, तो वहाँ पाइनस सीड ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप कैसी है बच्चों, ऑब्लिगेट, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। तो इसलिए ऑब्लिगेट रिलेशनशिप जहाँ पे होती है तो वहाँ पे एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पाइनस सीड वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे माइक्रोराइजा सोइल में प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोराइजा फंगस ग्रो करेगी तभी वहाँ पे पाइनस सीड की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं हाइपी की हेल्प से। और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो बच्चों इनका मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा तो उसकी वजह से ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये मैं कह रहा हूँ नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। ये इतना अच्छा क्वेश्चन माइक्रोराइजा के बारे में और पाइनस सीड के बारे में कि तो प्लांट का नाम याद रखना है, ठीक है, और प्लांट का मेनली यहाँ पे पाइनस सीड है और माइक्रोराइजा फंगस का नाम है जो कि आपको याद रखना है। और साथ में कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता था किस पार्ट ऑफ प्लांट को ये यहाँ पे अटैचमेंट बनाता है, वो रूट्स ऑफ प्लांट के साथ में अटैचमेंट बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करो, इसको साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और साथ में बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको अगर कोई भी किसी तरह की बात बतानी है तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हो, जो कि आप शेयर कर सकते हो कि कमेंट करके आप क्या कहना चाह रहे हो वीडियो के बारे में, ठीक है, और कंटेंट के बारे में। तो इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।